Hi everyone, this is Dipali Manchanda, your Surajmukhi, welcoming all of you to another session and the very last session of photosynthesis. जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैंने फोटोसिंथेसिस को सिर्फ 3 लेक्चर्स में डिवाइड किया और आज है हमारा लास्ट लेक्चर। पहला लेक्चर बहुत ही छोटू सा टिंगू सा था जिसमें हमने सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स किए 15-20 मिनट का, एंड द सेकेंड लेक्चर हैड द फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर जिसमें हमने कैल्विन साइकिल तक चीज़ों को देख लिया था, समझ लिया था, अच्छे से कर लिया क्रिस्पली। और आज इस सेशन में हम सेकेंड हाफ ऑफ द चैप्टर की बात करेंगे। बेटा सेकेंड हाफ ऑफ द चैप्टर को समझने के लिए पहला हाफ आना ज़रूरी है, बिकॉज वहीं से आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनेगी। आई होप आपने पहला लेक्चर देख लिया। अगर आपने पहला लेक्चर देख लिया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको सब कुछ समझ आया, नहीं आया, एनी फीडबैक्स दैट यू हैव रिगार्डिंग द लेक्चर। तो इसी के साथ विदाउट एनी डिले एवरीवन, आई वुड मूव टू आवर टुडे सेशन, जिसके अंदर मुझे ओवरऑल 4 टॉपिक्स करने हैं बेटा। वो 4 टॉपिक्स क्या हैं? पहला टॉपिक है मेरा C4 साइकिल, दूसरा रहेगा फोटो रेस्पिरेशन, कैम पाथवे, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस विल बी द लास्ट टॉपिक। तो आज हमें यही छोटे छोटे 4 टॉपिक्स करने हैं दैट विल समराइज आवर होल चैप्टर। तो ये क्या है? हमारा ऊनो का रिवर्स वाला कार्ड है कि पिछली क्लास में याद कर लो क्या किया था। तो अगर मैं आपको पिछली क्लास में याद कराऊं कि हम लोगों ने क्या किया था, तो हम लोगों ने अपने सेशन को एंड किया था कैल्विन साइकिल के साथ। कैल्विन साइकिल के अंदर हमने 3 स्टेप्स पढ़े थे। पहला स्टेप कौन सा था बेटा? पहले स्टेप का नाम था कार्बोक्सिलेशन। पहले स्टेप का नाम था कार्बोक्सिलेशन, दूसरे स्टेप का नाम था रिडक्शन, और तीसरे और आखिरी स्टेप का क्या नाम था? रीजनरेशन। अगर आपको याद हो, कैल्विन साइकिल, C3 साइकिल, जिसके 3 स्टेप्स थे, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। इसके अलावा हमने पूरी के पूरी साइकिल के अंदर 3 ATP का यूज किया था और साथ में 2 NADPH का यूज किया था। एक कैल्विन साइकिल के अंदर किस चीज का यूज किया? 3 ATP का और 2 NADPH का। और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है C4 साइकिल। उसका क्या नाम है बेटा? C4 साइकिल। अब C3 साइकिल का नाम C3 साइकिल क्यों था? क्योंकि जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट था उसके अंदर 3 कार्बन्स थे। तो इसका मतलब इस साइकिल के अंदर जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट रहेगा उसके अंदर कितने कार्बन्स रहेंगे बेटा? उसके अंदर रहेंगे मेरे 4 कार्बन्स, तभी साइकिल का नाम आया C4 साइकिल। चलो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी C4 साइकिल से। मेरे प्यारे बच्चों, C4 साइकिल का, अगर मैं C4 साइकिल की बात करूं तो मेरा C4 साइकिल का दूसरा नाम है हैच एंड स्लैक पाथवे। इसको हम और किस नाम से बुलाते हैं? हैच एंड स्लैक पाथवे, ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिन्होंने ये पाथवे दिया था। मुझे पता है कि यहां का फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड रहेगा उसमें कितने कार्बन है? वो 4 कार्बन का कंपाउंड है बेटा। उस कंपाउंड का नाम है OAA, जिसकी फुल फॉर्म रहेगी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। जिसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। की जो पहला स्टेबल कंपाउंड है उसका नाम है OAA, 4 कार्बन का है, तभी साइकिल का नाम क्या है बेटा? C4 साइकिल। इतना सबको समझ आया? अब यहां देखो, यहां पर मेरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने के लिए एक सेल तो ऑलरेडी है जो हमें पता है, वो मुझे पता है मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल का तो मुझे पता है कि मीजोफिल सेल है, बट उसके अलावा एक और सेल भी है जिस सेल का नाम है बंडल शीथ सेल। मीजोफिल सेल के अलावा एक और सेल है जिसका क्या नाम है बेटा? बंडल शीथ सेल। तो मेरी फोटोसिंथेसिस मीजोफिल सेल में भी हुई और बंडल शीथ सेल में भी हुई। अब आप पूछोगे कि मैम जब एक C3 साइकिल थी तो C4 साइकिल की जरूरत ही क्या है? C3 साइकिल चल रही थी, यूनिवर्सल साइकिल है। अगर एक C4 प्लांट है उसके अंदर भी C3 साइकिल एज इट इज चल रही है, तो मुझे जरूरत थी क्या C4 साइकिल की? इस चीज को बहुत ध्यान से समझो, इस चीज को बहुत ध्यान से समझो। अगर एक प्लांट है, सपोज करो बेटा उस प्लांट को X अमाउंट ऑफ CO2 को फिक्स करने के लिए Y अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत है। एक स्पेसिफिक प्लांट को सपोज करो, अच्छा जी ये मेरा C3 प्लांट है, इस C3 प्लांट को X अमाउंट ऑफ CO2 को फिक्स करने के लिए Y अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत है। अब C3 प्लांट में ऐसा है, लेकिन अगर मैं C4 प्लांट की बात करूं, अगर मैं C4 प्लांट की बात करूं
तो इसमें क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना और समझना यहां पर। वहीं अगर मैं बात करूं अपने C4 प्लांट की, तो यहां पे उतना ही CO2 फिक्स करने के लिए मुझे Y/2 अमाउंट ऑफ वाटर लगेगा। अगर आप इसको आराम से देखो तो मैं C4 प्लांट को थोड़ा बेहतर समझ रही हूं। इसका मतलब C4 प्लांट के अंदर उतने ही CO2 को फिक्स करने के लिए कितना पानी लगा, आधा पानी लगा। या फिर मैं ये बोलूं कि अगर मैं उतना ही पानी यूज करूं तो मैं डबल CO2 फिक्स कर पाऊंगी। बिल्कुल सही। इसका मतलब मैं एक कंक्लूजन पे आई कि C4 प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो कि ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज में प्रेजेंट है। कहां पर प्रेजेंट है बेटा? ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज में। वहां पर क्या होगी? वाटर की स्कैरसिटी होगी। स्कैरसिटी बोले तो वाटर कम होगा। इसीलिए C3 प्लांट के कंपैरेटिवली C3 साइकिल के अलावा मेरे को एक और साइकिल करनी पड़ी जिसे C4 साइकिल बोलते हैं, जिसमें CO2 को फिक्स करने के लिए आधा पानी यूज होता है। अब आप बोलोगे कि मैम ये प्लांट्स कुछ अलग होते हैं, तो बेटा मैं आपको 3 एग्जाम्पल दे देती हूं। मेज, सोरघम और शुगर केन। मेज, सोरघम और शुगर केन की जब भी बात आए तो समझ जाना हम किस चीज की बात कर रहे हैं। हम C4 साइकिल या C4 प्लांट्स की बात कर रहे हैं। क्विक रिव्यू, C4 साइकिल बिकॉज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 4 in कार्बन। OAA फोटोसिंथेसिस मेसोफिल सेल के अलावा बंडल शीट सेल में भी होती है। ट्रॉपिकल, ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज में मिलते हैं जहां पानी कम है। इसीलिए पानी का यूज बेटर करने के लिए एक अलग से अनाटमी होती है। इनकी लीफ के अंदर, C4 प्लांट की लीफ के अंदर बेटा एक अलग से अनाटमी होती है, जिस अनाटमी का नाम है क्रान्ज अनाटमी। जिस अनाटमी का क्या नाम है? क्रान्ज अनाटमी। बच्चा पार्टी, क्रान्ज का मतलब होता है रेत, और रेत का हिंदी में एक तरीके से मतलब होता है माला बनाना। क्या बनाना? माला बनाना। तो इसमें आप कुछ ऐसा देखोगे कि अगर ये मेरा वैस्क्यूलर बंडल है, वैस्क्यूलर बंडल समझते हो जिसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है, तो मेरे वैस्क्यूलर बंडल के बाहर ये बंडल शीथ के सेल्स प्रेजेंट है। कंसेंट्रिक रिंग लाइक अरेंजमेंट में ये सेल्स नजर आ रहे हैं। ये किसके सेल्स है? बंडल शीथ के सेल्स। और देखो मल्टीपल लेयर्स में प्रेजेंट है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये माला जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है? दिस इज माला जैसा अरेंजमेंट, दिस इज क्रान्ज अनाटमी। जहां पर ये जो मैंने सेल्स बनाए, ये कौन से सेल्स हैं? बंडल शीथ के सेल्स हैं बेटा। ये कौन से सेल्स हैं? बंडल शीथ के सेल्स है। बंडल शीथ के सेल्स कैसे प्रेजेंट है? मैं लिख देती हूं, प्रेजेंट इन कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट। कैसे प्रेजेंट है? कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट में प्रेजेंट है। कहां पर? अराउंड द वैस्क्यूलर बंडल। अराउंड द वैस्क्यूलर बंडल कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट में प्रेजेंट है। दूसरा पॉइंट, हैव मेनी क्लोरोप्लास्ट्स। इसके अंदर बेटा, इन सेल्स के अंदर काफी सारे क्लोरोप्लास्ट है ताकि एफिशिएंसी बढ़ा पाए फोटोसिंथेसिस की। और तीसरा पॉइंट है, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। एक तो देखो सेल्स के बीच में बेटा कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। सुबराइज्ड सेल वॉल, सुबरिन की सेल वॉल है। इम्परवियस टू गैसेस, मतलब गैसेस आ जा नहीं सकती। इम्परवियस टू गैसेस। अब एक चीज समझो, ये मेरा वैस्क्यूलर बंडल, ये उसके आसपास बंडल शीथ सेल्स की लेयर कंसेंट्रिकली अरेंज्ड। मैंने बोला इस अनाटमी को बोलते हैं क्रान्ज अनाटमी। क्रान्ज अनाटमी वाटर के यूज को बेटर बनाती है। कैसे बेटर बनाती है बेटा? इन सेल्स पर सुबरिन की थिकनिंग प्रेजेंट है और इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है। गैसेस यहां से अंदर बाहर नहीं आ जा सकती। इस चक्कर में वाटर का यूज बहुत ज्यादा बेटर हो जाता है। इसके अलावा इन सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट का नंबर बाकी काफी ज्यादा है। ये 3 फीचर्स हैं मेरे बंडल शीथ सेल के जो बनाते हैं क्रान्ज अनाटमी, ताकि वाटर का यूज बेटर कर पाए ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज में
कुछ ऐसे प्लांट्स के लिए बाय फिक्सिंग द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड विच इज ऑक्जेलोएसिटिक एसिड. आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू. इसके बाद इस टॉपिक को खत्म करते हैं C4 साइकिल देख के, विच विल एंड दिस टॉपिक. ठीक है बच्चा पार्टी, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं. तो देखो मैंने क्या बनाया. सबसे पहले मैं यहां पर, मैंने आपको बोला ये वाली फोटोसिंथेसिस कहां पर होती है. मीजोफिल सेल के साथ दूसरा कौन सा सेल इन्वॉल्व होता है. मीजोफिल सेल के साथ दूसरा सेल जो इन्वॉल्व होता है वो होता है बंडल शीथ सेल. तो मैंने ये बनाया अपना पहला सेल, ये मैंने बनाया अपना दूसरा सेल. देख रहे हो, पहला सेल और दूसरा सेल बनाया मैंने. पहला सेल और दूसरा सेल थोड़ा सिमेट्रिकल बनाते हैं एक बार बेटा, थोड़ा सिमेट्रिकल बनाते हैं. पहला सेल ये मैंने बना दिया मीजोफिल सेल. और ये जो मैंने दूसरा सेल बनाया, ये बनाया मैंने बंडल शीथ सेल. मेरे साथ साथ ही ड्रॉ करना रहेगा आपको. मीजोफिल सेल बनाया, बंडल शीथ सेल बनाया. इसको नेम दे देते हैं यहां पर. इस सेल का नाम है मीजोफिल सेल, दूसरे वाले सेल का नाम है बंडल शीथ सेल. ठीक है, क्लियर है. चलो अब आगे चलते हैं कि इसके अंदर C4 साइकिल दिखानी कैसे है. अब अगर मैं फिक्सेशन की बात करूं तो इधर देखिए, मीजोफिल सेल के अंदर आया मेरा कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड ने एक कंपाउंड के साथ कंबाइन किया, इसका नाम है बेटा पेप. पेप और CO2 ने मिलके मेरा फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनाया विच इज 4 in कार्बन विच इज ऑक्जेलोएसिटिक एसिड. ये जो फिक्सेशन आपने अभी देखा इसको हम बोलते हैं प्राइमरी फिक्सेशन. क्या बोलते हैं इसे? प्राइमरी फिक्सेशन. यहां पे देखो, अगर मैं बात करूं पेप की, तो पेप की फुल फॉर्म क्या होती है? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट. पेप की क्या फुल फॉर्म है? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट. इसके अंदर कितने कार्बन है बेटा? 3 कार्बन. 3 कार्बन के साथ एक और कार्बन डाइऑक्साइड मिला तो 4 कार्बन का एक कंपाउंड बना जिसका नाम है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड. ये एक ऑर्गेनिक एसिड है और इस रिएक्शन को कैटेलाइज किया मेरे एक एंजाइम ने जिसका नाम है पेपकेज. जिसका नाम है पेपकेज. बेटा पेपकेज बोले तो पेप कार्बोक्सिलेज. पेपकेज का क्या मतलब है? पेप कार्बोक्सिलेज इस्तेमाल हुआ, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बन गया. मैम मेरी C4 साइकिल कहां हुई? मीजोफिल सेल में के बंडल शीथ सेल में? मीजोफिल सेल में. आगे देखो क्या होगा, बहुत ध्यान से आगे देखो क्या होगा. बेटा ये ऑक्जेलोएसिटिक एसिड थोड़ा रिएक्टिव है, इसीलिए ये एक और एसिड में कन्वर्ट हो जाता है जिसका नाम है मैलिक एसिड. जिसका नाम क्या है? मैलिक एसिड. ये भी 4 कार्बन का एसिड है. ऑक्जेलोएसिटिक एसिड किस में बदला? मैलिक एसिड में. क्यों? क्योंकि मेरे को इस एसिड को इस वाले सेल में लेके जाना है. ये बीच में प्रेजेंट है मेरे प्लाज्मोडेस्मेटा. सेल वाले चैप्टर में पढ़ा है प्लाज्मोडेस्मेटा साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होते हैं, जिसकी मदद से मेरा मैलिक एसिड आ गया मीजोफिल सेल से बंडल शीथ सेल में. ये लो क्या आ गया मेरा? मैलिक एसिड. अब आगे देखो बेटा, मैलिक एसिड में भी कितने कार्बन है? 4 कार्बन है. अब मेरे इस मैलिक एसिड ने रिलीज किया एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक 3 कार्बन कंपाउंड में बदल गया जिसका नाम है पाइरुवेट. पाइरुवेट बोलूं या पाइरुविक एसिड बोलूं एक ही चीज है. पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड के अंदर कितने कार्बन है? 3 कार्बन है. अब ये जो मेरा 3 कार्बन का कंपाउंड है ये वापस आया इधर, ये वापस आया इधर. क्या आया मेरा यहां पर बेटा? पाइरुवेट आया और इसने आगे जाकर क्या बना लिया? वापस से पेप बना लिया. अब इस पाइरुवेट को पेप बनाने के लिए, पेप को रीजनरेट करने के लिए क्या लगे? इट यूज्ड 2 ATPs एवरीवन. इसने क्या यूज किया? 2 ATP का इस्तेमाल किया. अब आप बोलोगे कि मैम इस साइकिल का पर्पस क्या है? मैंने माना मेरा OA बन गया 4 कार्बन कंपाउंड.
OAA मैलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ ताकि ट्रांसपोर्ट हो सके। प्लाज्मोडेस्माटा से बंडल शीथ में मैलिक एसिड गया, उसने यहां पर क्या रिलीज किया, CO2 रिलीज किया, और किस में कन्वर्ट हो गया, पायरुवेट में। पायरुवेट 3 कार्बन का इधर से इधर गया, पायरुवेट ने क्या बना दिया, पेप, किस चीज का इस्तेमाल करके, 2 ATP। अब इस CO2 का क्या करें बेटा, ये वाला CO2 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस CO2 enters into Calvin cycle. This CO2 enters into what cycle everyone? This CO2 enters into the Calvin cycle. अब आप ये देखो कि यहां पर Calvin cycle किस सेल के अंदर हुई, बंडल शीथ सेल, और बंडल शीथ सेल के भी किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो मैंने यहां पर जो फिक्सेशन देखा मीजोफिल सेल के अंदर, उसको मैं बोलती हूं प्राइमरी फिक्सेशन। क्या बोलती हूं, प्राइमरी फिक्सेशन। किस सेल के अंदर हुआ प्राइमरी फिक्सेशन, मीजोफिल सेल के अंदर। किस एंजाइम का यूज करके हुआ, पेपकेज एंजाइम का यूज करके हुआ। और अगर मैं बात करूं नंबर 2 मेरे सेकेंडरी फिक्सेशन की, नंबर 2 मैं बात करूं मेरे सेकेंडरी फिक्सेशन की, सेकेंडरी फिक्सेशन कहां हुआ, बंडल शीथ सेल में। सेकेंडरी फिक्सेशन कहां हुआ, बंडल शीथ सेल में हुआ। यहां पर कौन सी साइकिल हुई, कैल्विन साइकिल। और एक और सवाल आएगा भाई ये एग्जाम में, बंडल शीथ सेल के भी किस चीज के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर हुआ। यहां पर कौन सा एंजाइम यूज होता है बेटा कैल्विन साइकिल के अंदर, जल्दी से बता दो। कैल्विन साइकिल के अंदर आप यूज करोगे रुबिस्को। तो यहां पर कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है, कौन सा फिक्सेशन के लिए मैंने एंजाइम यूज किया, रुबिस्को यूज किया। समझ गए, ये हो गई बेटा मेरी C4 साइकिल। बहुत ही आसान है, ये देखना है कि कौन से 2 तरीके के फिक्सेशन है, कौन सा फिक्सेशन कौन से सेल में हो रहा है। अब आप बोलोगे कि मैम कैल्विन साइकिल इधर ही क्यों हो रही है, बेटा कैल्विन साइकिल इधर इसीलिए हो रही है क्योंकि बंडल शीथ सेल में ही रुबिस्को प्रेजेंट है। मेरी प्राइमरी फिक्सेशन या फिर OAA का बनना मीजोफिल सेल में ही क्यों हो रहा है, क्योंकि पेपकेज यहीं पर ही प्रेजेंट है। प्राइमरी फिक्सेशन मीजोफिल सेल, सेकेंडरी फिक्सेशन बंडल शीथ सेल। अब क्रान्स एनाटॉमी का क्या फायदा है ये सोचो। क्रान्स एनाटॉमी का फायदा सुनो, ये जो मेरा एंजाइम है रुबिस्को, इसकी फुल फॉर्म करी थी हमने पिछली क्लास में। फुल फॉर्म है राइब्यूलोज 1,5-बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। कार्बोक्सिलेज बोले तो रुबिस्को कार्बोक्सिलेशन भी कर सकता है, जो कि यहां पर कर रहा है, और ये ऑक्सीजनेशन भी कर सकता है। बेटा जब रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेशन करता है तो वो एक बहुत ही वेस्टफुल प्रोसेस है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो मैं नहीं चाहती कि मेरा रुबिस्को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आए, क्योंकि अगर रुबिस्को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजनेशन। और ऑक्सीजनेशन करना एकदम वेस्टफुल प्रोसेस है, उसमें ATP बनना तो छोड़ो, ग्लूकोज बनना तो छोड़ो, ATP का इस्तेमाल होता है, यूज होता है। इसीलिए मैंने क्या किया, इस वाले प्रोसेस को बंडल शीथ सेल में किया। क्यों, बंडल शीथ सेल्स शोज क्रान्स एनाटॉमी। क्रान्स एनाटॉमी में बंडल शीथ के सेल्स एकदम आसपास प्रेजेंट है, कोई बीच में स्पेस नहीं। सुबरिन की सेल वॉल इम्परवियस टू गैसेस। तो क्या हमने रुबिस्को के आसपास एकदम ऑक्सीजन को आने दिया, नहीं आने दिया। और रुबिस्को के आसपास उल्टा ऑक्सीजन को तो आने नहीं दिया, और CO2 को साथ में रिलीज करा दिया, ताकि रुबिस्को सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी दिखाए, ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ना दिखाए। और ये चीज मेरी C4 प्लांट की एफिशिएंसी को ऑलमोस्ट दुगना कर देती है C3 प्लांट की एफिशिएंसी से। आई होप इट मेक सेंस एवरीवन। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू अबाउट द C4 साइकिल। अगर आप अपने बुक के अंदर देखोगे, NCERT के अंदर देखोगे, तो आपका C4 साइकिल कुछ ऐसा नजर आता है। इसको भी ओवरव्यू कर लो, इट वुड मेक सेंस टू यू नाउ। पहला सेल मीजोफिल सेल, प्लाज्मोडेस्माटा, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है 2 सेल्स के बीच के। नीचे वाला क्या है, बंडल शीथ सेल। मैंने देखा एटमॉस्फेरिक CO2 किस फॉर्म में एंटर करी, इसके अंदर बाइकार्बोनेट की फॉर्म में आई। CO2 किस फॉर्म में आती है, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट पेप से फ्यूज करके फिक्सेट करके एक C4 एसिड बनाया, जिसको मैंने OAA बोला। OAA मैलिक एसिड में या किसी और ऑर्गेनिक एसिड में भी बदल सकता है, ताकि वो ट्रांसपोर्ट किया जा सके। वो ट्रांसपोर्ट करके किसमें आया, बंडल शीथ सेल में। डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, मतलब CO2 रिलीज हुआ। उसके बाद एक C3 एसिड बनेगा, जैसे पायरुविक एसिड। अब पायरुविक एसिड यहां से वापस चला गया मीजोफिल में, रीजनरेट हुआ, और उसने क्या बनाया, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। बेटा समझ गए, यही है आपकी C4 साइकिल। अब आप एक चीज देखो, यहां पर एक और चीज समझो। जब हमने C3 साइकिल की थी बेटा, जब हमने C3 साइकिल की थी,
तो हमने 3 एटीपी का प्रयोग यानी कि यूज किया था और साथ में 2 NADPH का इस्तेमाल किया था। इतना तो आपको याद होगा, इतना तो आपको याद होगा। लेकिन अगर मैं अपनी C4 पाथवे की बात करूं तो ये उससे अलग कैसे है एटीपी की फॉर्म में। तो अगर मैं यहां पर बना दूं एक डिफरेंस वाली लाइन आपके लिए, अगर मैं यहां पर बना दूं एक डिफरेंस वाली लाइन आपके लिए और हम इनके बीच में डिफरेंस देखें तो बहुत ध्यान से समझना बेटा, इसका जो प्राइमरी फिक्सेशन का जो प्रोडक्ट है, जो इसका प्राइमरी फिक्सेशन का प्रोडक्ट है C3 और ये मैं क्या बता रही हूं C4, C3 का क्या है PGA यानी कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरेट, सॉरी बेटा, क्या है फॉस्फोग्लिसरेट है। और यहां पर क्या होता है, क्या बनता है पहला प्रोडक्ट ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OA बनता है जो कि कितने कार्बन का है C4 कंपाउंड है। ये क्या है बेटा C3 कंपाउंड है। ये साइकिल किसने दी थी मुझे पता है C3 वाली मेल्विन केल्विन ने दी थी। ये साइकिल किसने दी थी हैच और स्लैक ने, हैच और स्लैक ने दी थी मुझे पता है। ये C3 साइकिल कहां हो रही है सिर्फ और सिर्फ मीजोफिल सेल के अंदर। ये कहां हो रही है, एक तो मीजोफिल सेल तो है ही है और साथ में दूसरा कौन सा सेल यूज हो रहा है मेरा बंडल शीथ सेल यूज हो रहा है। और कौन सा सेल यूज हो रहा है बंडल शीथ सेल यूज हो रहा है। यहां पर क्रांज एनाटमी प्रेजेंट है क्या बेटा, यहां पर क्रांज एनाटमी प्रेजेंट है नहीं भाई, C4 के अंदर क्रांज एनाटमी एब्सेंट है। यहां पर क्या देखते हो एक मेजर चीज है बेटा C4 प्लांट्स में क्रांज एनाटमी। एग्जाम्पल्स भी दे सकते हो आप यहां पर डिफरेंस में। और एक और चीज समझो, यहां पर आपने कितनी एटीपी का यूज किया था 3 एटीपी और साथ में 2 NADPH। बट वहीं अगर मैं अब C4 साइकिल की बात करूं तो C4 साइकिल के अंदर तो C3 साइकिल भी चल रही है और ऊपर से रीजनरेशन में 2 एटीपी और लगे। तो सोचो टोटल कितना लगेगा यहां पर मेरे एटीपी का यूजेज बेटा। C4 साइकिल के अंदर 3 एटीपी तो ऑलरेडी थे, उसमें 2 एटीपी और मिला दो, कितने हो जाएंगे 5 एटीपी और 2 NADPH। क्या हो जाएंगे 5 एटीपी और 2 NADPH। C3 साइकिल भी चल रही है C4 में प्लस 2 एटीपी रीजनरेशन स्टेप के। तो हमने ये काफी सारे डिफरेंसेस लिख लिए हैं। C4 का एग्जाम्पल बता सकते हो मेज, सोरघम, शुगर केन। इसके अलावा ये बता सकते हो कि अगर एक C4 प्लांट है उसके अंदर 2 फिक्सेशन हो रही है CO2 की, कौन सी, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी मीजोफिल में, सेकेंडरी कहां पर हो रही है बंडल शीथ में। यहां पर रुबिस्को का ऑक्सीजनेशन एकदम नहीं होता है C4 साइकिल में, बट C3 के अंदर वो रुबिस्को के ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस होता है बेटा। अब आप बोलोगे कि भाई इसमें रुबिस्को के ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस होता है तो वो एक्चुअली है क्या, व्हाट इज दैट, बिकॉज वो भी हमारे एक टॉपिक में है जिसको हमने बोला फोटो रेस्पिरेशन, जिसको हमने क्या बोला फोटो रेस्पिरेशन। आई होप आपको C4 साइकिल समझ आई बेटा, रटने की चीज नहीं है। मैंने आपको हर एक रीजन बताया कि C3 साइकिल के होते हुए C4 क्यों आई, उसमें कौन से सेल्स इन्वॉल्व थे, क्रांज एनाटमी क्या होती है, C4 साइकिल कैसे चलती है, क्यों चलती है, कैसे ज्यादा एफिशिएंट है, कैसे ये वाटर के यूज को बेटर बनाती है। जिसके साथ आई होप यू अंडरस्टूड द C3 एंड C4 साइकिल वेरी क्लियरली एवरीवन। और मैं चलती हूं मेरे बहुत छोटे से टॉपिक पे जिसका नाम है फोटो रेस्पिरेशन। जिसका क्या नाम है फोटो रेस्पिरेशन। सो लेट्स डू इट इन अ कार्टूनिश वे। कैसे कार्टूनिश वे, मैंने आपको इसका हिंट ऑलरेडी दिया, मैंने इसका हिंट आपको ऑलरेडी दिया। कैसे, देखो जरा क्या है, ये मेरे प्लांट जी हैं प्यारे से। अब मेरा प्लांट रुबिस्को से लास्ट टाइम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ओके फॉर द लास्ट टाइम रुबिस्को विच ऑफ दीज वुड यू फिक्स। तो रुबिस्को को दिखा रहा है, देखो कि आपके पास 2 ऑप्शन है फिक्स करने के, ऑक्सीजन और CO2। आप किसको फिक्स करना चाहते हो, कौन से प्रोसेस में, फोटो रेस्पिरेशन में। कौन पूछ रहा है, प्लांट। किससे, रुबिस्को से। क्यों, क्योंकि रुबिस्को राइब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, रुबिस्को कार्बोक्सिलेशन भी दिखा सकता है और ऑक्सीजनेशन भी दिखा सकता है। अभी तक हमने कैल्विन साइकिल में या फिर C4 साइकिल में क्या पढ़ी, कार्बोक्सिलेशन पढ़ी, CO2 फिक्स करी। लेकिन जब मेरा रुबिस्को भाई बड़ा कंफ्यूज्ड हो गया भाई कि मैं किसको चूज करूं, ही इज नॉट हैप्पी दो,
बट देखो उसकी एफिनिटी ज्यादा CO2 के लिए है, लेकिन रुबिस्को किससे बाइंड करेगा? मैंने क्या बोला, रुबिस्को की एफिनिटी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में से किसके लिए? ज्यादा एफिनिटी है उसकी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। लेकिन अगर ऑक्सीजन ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन बाइंड करेगा। तो मेरा रुबिस्को किससे बाइंड करेगा? वो CO2 और ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। एफिनिटी ज्यादा किसके लिए है वैसे? CO2 के लिए। तो मेरे रुबिस्को जी ने किसको यूज किया फोटो रेस्पिरेशन में? ऑक्सीजन को। एंड द प्लांट इज लाइक नो। क्यों? क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बहुत ही वेस्टफुल है, प्लांट के लिए नुकसान देने वाला प्रोसेस है फोटो रेस्पिरेशन। कैसे? इस चीज को समझो, कैसे इस चीज को समझो बेटा। जब मैंने फोटो रेस्पिरेशन की बात की, इसमें क्या होता है? ऑक्सीजनेशन होता है। किसका? ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी देख रही हूं मैं किसकी? रुबिस्को एंजाइम की। किसकी? रुबिस्को एंजाइम की। इसको मैंने फोटो रेस्पिरेशन तो एकदम बोला। क्या बोला मैंने इसको बेटा? फोटो रेस्पिरेशन तो बोला। इसको मैं और क्या बोल सकती हूं? इसका दूसरा नाम है ग्लाइकोलेट साइकिल। ग्लाइकोलेट साइकिल भी यही है बेटा। अगर मैं C2 साइकिल बोलूं तो C2 साइकिल भी यही है। ये सारे नाम इसी के ही हैं। और अगर मैं कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल बोलूं, अगर मैं कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल बोलूं तो भी मैं इसी साइकिल की बात कर रही हूं। अब मेरे प्यारे बच्चों घबराना मत, क्योंकि हमें ये साइकिल करनी नहीं है। आपको दिख रही होगी कि ये साइकिल रन हो रही है, बट वी डोंट हैव टू डू दिस साइकिल एवरीवन। हमें ये साइकिल नहीं करनी, इसके डिटेल्स कुछ भी नहीं करना। बस आपको इसकी कुछ कुछ बेसिक चीजें समझनी है कि जब ये साइकिल चलती है तो उसके अंदर 3 ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व्ड होती हैं। जब ये साइकिल चलती हैं तो उसके अंदर फोटो ऑक्सीडेशन में 3 ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व्ड होती हैं। CPM विच इज क्लोरोप्लास्ट, परऑक्सीजोम और माइटोकॉन्ड्रिया। ये 3 ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व्ड होती हैं मेरी फोटो रेस्पिरेशन की साइकिल के अंदर बेटा। इसको ग्लाइकोलेट C2 साइकिल, कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल बोलते हैं। ऐसा क्यों? ये समझो। सपोज करो कि मेरा CO2 का एक्सेप्टर कौन है? RUBP, जिसमें कितने कार्बन है बेटा? 5 कार्बन। तो यहां पर RUBP कार्बन डाइऑक्साइड की जगह किससे फ्यूज करता है? ऑक्सीजन से। जब ये ऑक्सीजन से फ्यूज करता है, 5 कार्बन का कंपाउंड जिसने ऑक्सीजन ली, अब ये आगे जाकर क्या बनाता है? ये बनाता है एक मॉलिक्यूल PGA, फॉस्फोग्लिसरेट का, जो C3 साइकिल में भी बना था। उसके अलावा ये एक कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है फॉस्फो, जिस कंपाउंड का क्या नाम है बेटा? फॉस्फोग्लाइकोलेट। जिसका क्या नाम है? फॉस्फोग्लाइकोलेट, जिसके अंदर कितने कार्बन है बेटा? 2 कार्बन। तो इसका मतलब एक तो 3 कार्बन का कंपाउंड बना फॉस्फोग्लाइकोलेट, फॉस्फोग्लिसरेट, और एक बना फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो इस 2 कार्बन के कंपाउंड की वजह से मैंने साइकिल को बोला C2 साइकिल। ग्लाइकोलेट बनने की वजह से मैंने बोला ग्लाइकोलेट साइकिल। RUBP का ऑक्सीडेशन हुआ इसीलिए कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल, जिसमें ये 3 ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व हैं। अब मुझे फोटो रेस्पिरेशन एज अ प्लांट चाहिए कि नहीं चाहिए? मुझे फोटो रेस्पिरेशन एकदम नहीं चाहिए। फोटो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो नॉर्मल C3 प्लांट्स में तो होता है, बट C4 प्लांट्स में नहीं होता। क्यों? क्रान्स एनाटमी की वजह से। क्योंकि क्रान्स एनाटमी में बंडल शीथ एकदम टाइटली पैक्ड है, सुबराइज्ड वॉल है, तो ऑक्सीजन को आने ही नहीं देते, तो RUBP का ऑक्सीजनेशन होता ही नहीं है। यहां पर एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व्ड रहेगा बेटा? एंजाइम रहेगा रुबिस्को ओनली, क्योंकि रुबिस्को ने क्या दिखाया? ऑक्सीजनेशन ही तो दिखाई। अब फोटो रेस्पिरेशन एक अच्छा प्रोसेस नहीं है। फोटो रेस्पिरेशन एक अच्छा प्रोसेस नहीं है। क्यों बेटा? वो इसलिए क्योंकि यहां पर ना तो ऑक्सीजन रिलीज हुआ, नो ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुआ बेटा। शुगर या फिर ग्लूकोज भी प्रोड्यूस नहीं हुई, शुगर और ग्लूकोज इज नॉट प्रोड्यूस्ड, वो भी प्रोड्यूस नहीं हुई। उल्टा क्या हो गया? ATP या फिर NADPH बना क्या?
ATP NADPH नॉट प्रोड्यूस्ड, उल्टा मेरा ATP का इस्तेमाल यूज और हो गया। ATP उल्टा क्या हो गया बेटा, यूज हो गया। इसीलिए मैंने बड़े बड़े शब्दों में बोला कि ये प्रोसेस एकदम वेस्ट प्रोसेस है। ये प्रोसेस क्या है, एकदम वेस्ट प्रोसेस। और ये वेस्ट प्रोसेस मेरे C3 प्लांट्स दिखाते हैं। C3 प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन होती है। ये जो फोटो रेस्पिरेशन है बेटा, ये C3 प्लांट्स दिखाते हैं और C4 प्लांट्स नहीं दिखाते। C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन इज एब्सेंट। अब इसमें फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट होने की वजह से आप समझ रहे हो कि एक वेस्ट प्रोसेस है जो C4 प्लांट में नहीं हो रहा। इसी की वजह से बेटा किसकी एफिशिएंसी बेटर है, कौन से प्लांट की एफिशिएंसी बेटर है, C4 प्लांट की एफिशिएंसी किससे अच्छी है, C3 प्लांट से अच्छी है। C4 प्लांट की एफिशिएंसी किससे अच्छी है, C3 प्लांट से अच्छी है। समझ गए बेटा, समझ गए कि फोटो रेस्पिरेशन है क्या, मेरे क्रांज एनाटॉमी ने कैसे फोटो रेस्पिरेशन को बचाया, होने से रोका, जिसकी वजह से C4 प्लांट की एफिशिएंसी ऑलमोस्ट डबल है C3 प्लांट से। ठीक है, तो इसके साथ हमने C3 साइकिल का ओवरव्यू लिया। ओवरव्यू और रीकैप को मिक्स कर रही थी मैं, वाओ गुड ब्रेन्स। तो उसके बाद मैंने फोटो रेस्पिरेशन भी देख लिया, जिसके साथ मैंने अपने दूसरे टॉपिक को भी खत्म कर दिया। भाई दो छोटे छोटे टॉपिक रह गए और कैम तो 2-4 लाइन का है, जल्दी से खत्म कर देते हैं। सेकेंड लास्ट टॉपिक हमारा क्या है आज का, कैम पाथवे। बट अगर आप कैम पाथवे एनसीईआरटी में ढूंढोगे तो इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू फाइंड, बट मुझे लगा कि आप लोगों को इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। तो हार्डली 2-3 मिनट का टॉपिक है हमारा कैम पाथवे, इसे खत्म करते हैं। उसके बाद हम आएंगे अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, विच इज फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। अब अगर मैंने बात की कैम पाथवे की, तो आप बोलोगे भाई मैम ये कैम है क्या, तो कैम की फुल फॉर्म है क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। कैम की फुल फॉर्म क्या है बेटा, क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये ऐसे प्लांट्स हैं, जैसे कि अगर मैं आपको इनका नाम बताऊं, इनके एग्जाम्पल्स में आ जाएगा बेटा ब्रायोफिलम, अगेव, पाइनएप्पल, ऐसे डेजर्ट वाले प्लांट्स हैं बेटा इसके अंदर थोड़े। और आप बताओ डेजर्ट प्लांट्स के पास किस चीज की कमी होती है, भाई पानी की कमी होती है इनके पास हमेशा। अब पानी कम है तो पानी का लॉस कहां से होता है प्लांट के अंदर, पानी का लॉस होता है स्टोमेटा से। लेकिन भाई मैं स्टोमेटा को बंद कर दूंगी तो पानी का लॉस तो नहीं होगा, मैंने माना, लेकिन उसी स्टोमेटा से मेरा प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए क्या लेता है, एनवायरनमेंट से CO2 लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो सपोज करो कि मैंने इन स्टोमेटा को ही क्लोज कर दिया। अगर मैंने दिन में इन स्टोमेटा को क्लोज कर दिया तो मैंने माना कि वाटर का लॉस बचेगा, लेकिन मेरा प्लांट फोटोसिंथेसिस कहां से करेगा, फोटोसिंथेसिस के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है। तो कैम प्लांट ने लगाया थोड़ा दिमाग, इसने क्या किया बेटा, अपने स्टोमेटा को दिन में बंद रखा। तो मैं क्या लिखूं, कैम प्लांट के अंदर क्या होता है, स्टोमेटा रिमेन क्लोज्ड ड्यूरिंग द डे टाइम। बहुत ध्यान से समझना, समझने का है, स्टोमेटा रिमेन क्लोज्ड, दिन के टाइम मेरा स्टोमेटा क्या है, बंद है, नाइट के टाइम ओपन हो जाएगा। नाइट के टाइम मेरा स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, क्या करेगा, CO2 का इनटेक करेगा। भाई प्लांट बड़ा ही चालू है, बहुत ही जुगाड़ू है। बोलता कि CO2 ऐसा थोड़ी ना कि CO2 रात में अवेलेबल है या फिर दिन में ही अवेलेबल है, CO2 के साथ तो ऐसा नहीं है। तो उसने रात को प्लांट ने क्या किया, CO2 को रख लिया। रात को ट्रांसपिरेशन से वाटर का लॉस होगा क्या, नहीं होगा। रात को स्टोमेटा को ओपन किया, CO2 लिया। अब CO2 को संभाल के कैसे रखें, तो CO2 को किसी ना किसी ऑर्गेनिक एसिड की फॉर्म में स्टोर करके रख लिया। जब दिन का टाइम आया तो अपने स्टोमेटा को बंद रखा, और वो जो ऑर्गेनिक एसिड के फॉर्म में CO2 को स्टोर किया था, उधर से CO2 ले लिया और फोटोसिंथेसिस बराबर कर लिया। तो सोचो कितना स्मार्ट प्लांट है कि भाई इसने दिन में स्टोमेटा ओपन ही नहीं किया और क्या कर ली, फोटोसिंथेसिस रात को ली हुई CO2 का यूज करके।
ऐसे स्टोमेटा जो रात को ओपन अप होते हैं और दिन में बंद रहते हैं उनको बोलते हैं स्कोटो एक्टिव। बेटा जो वर्ड स्कोटो होता है, स्कोटो वर्ड इज फॉर द नाइट, स्कोटो इज फॉर नाइट, ठीक है। तो स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा, नाइट में स्टोमेटा ओपन हुए, रात को CO2 का इनटेक किया, और CO2 को स्टोर कैसे किया, CO2 का इनटेक किया stored in the form of organic acid, CO2 को ऑर्गेनिक एसिड की फॉर्म में स्टोर किया, और उसके बाद इसको ब्रेक्स इट कब, एट डे टाइम, इसी ऑर्गेनिक एसिड को ब्रेक किया डे टाइम में, जिससे क्या रिलीज हुआ, जिससे क्या रिलीज हुआ बेटा, मेरा CO2 रिलीज हुआ, और ये जो CO2 रिलीज हुआ इससे ये प्लांट क्या कर लेगा, अपनी बराबर से फोटोसिंथेसिस कर लेगा। भाई हो गया मेरा पर्पस पूरा। तो ये समझने की चीज है कि कैम ने आखिर समझदारी दिखाई कैसे। समझ आया बच्चा पार्टी? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था कैम पाथवे, मुझे बड़ा ही पसंद है। आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट करता है। जिसके साथ हम आ गए हैं अपने फोटोसिंथेसिस के एकदम लास्ट टॉपिक पे। बेटा ये टॉपिक थोड़ा थ्योरेटिकल है बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम इसको बहुत ड्रैग नहीं करेंगे, बहुत क्रिस्प पॉइंटर्स की फॉर्म में पढ़ेंगे। ध्यान से समझना, फिर से बोल रही हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है आपके एग्जाम के अंदर, सब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर इससे एज इट इज ही एक 3-4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि डिटेल में एक्सप्लेन करो फैक्टर्स जो मेरे फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। और इस टॉपिक से बोर्ड्स ही नहीं या फिर स्कूल एग्जाम्स ही नहीं, नीट के लिए भी ये टॉपिक काफी 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 इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को ध्यान से सुनना। नाम क्या है टॉपिक का? कौन कौन से फैक्टर्स जो किसको अफेक्ट करते हैं? फोटोसिंथेसिस को। तो फैक्टर्स पढ़ने से पहले मेरे को एक लॉ देखना पड़ेगा बेटा, जिस लॉ का नाम है ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। क्या नाम है इस लॉ का? ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। साइंटिस्ट का नाम तो आपको समझ आ गया, किसने दिया था ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अब हम देख लेते हैं कि ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर बोलता क्या है। ठीक है, मैं लिख रही हूं एक बार, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करती हूं। लिख रही हूं एक बार, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूं। If a chemical process is affected by more than one factor, then its rate will be determined by the limiting factor। और लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है? लिमिटिंग फैक्टर इज द फैक्टर प्रेजेंट इन लीस्ट कॉन्सेंट्रेशन। जो कि किस में प्रेजेंट है? लीस्ट कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है। इतना समझे? मैंने डेफिनेशन लिखी। ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर बोलता है कि अगर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स का रोल है, तो उस प्रोसेस का रेट कौन डिटरमाइन करेगा? उस प्रोसेस का रेट वो वाला फैक्टर डिटरमाइन करेगा जो कि सबसे कम क्वांटिटी में है। अब मैं आपको बोलूं, बहुत ध्यान से सुनो, कि अगर सपोज करो मेरे को चाय बनानी है। क्या बनानी है? मुझे चाय बनानी है सपोज करो। और ना हमारे पास चाय बनाने के अलग अलग स्टॉल्स हैं, 2-3 स्टॉल्स हैं। एक स्टॉल पर दूध एकदम कम है, बिल्कुल ऐसे 2-4 चम्मच दूध है। एक स्टॉल पे चीनी नहीं है, बाकी सब कुछ है। एक स्टॉल पे पत्ती नहीं है, बाकी सब कुछ है। तो अगर मैं बोलूं कि इन तीनों स्टॉल्स की चाय कैसी कैसी बनेगी, वो किस पर डिपेंड करता है? उस फैक्टर पर जो सबसे कम है। जिस स्टॉल पर दूध नहीं है, मैं दूध दे दूं तो चाय वुड बी बेटर, इट वुड कम आउट एज गुड। जहां पर चीनी नहीं है, मैं चीनी दे दूं तो चाय उससे इंप्रूव होगा चाय का टेक्सचर। जहां पत्ती नहीं है वहां तो चाय बनी नहीं सकती भाई। तो ये देखो कि किसी भी प्रोसेस में उस प्रोसेस का रेट वो फैक्टर डिटरमाइन करेगा जो कि सबसे सबसे कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। यही बोला ब्लैकमैन्स के लिमिटिंग फैक्टर के लॉ ने। दिस इज नोन एज ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर।
कि जो फैक्टर सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होगा वही क्या डिफाइन करेगा, उस प्रोसेस का रेट। इसके अलावा देखिए फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं जिसके बस हमें नाम देखने हैं बेटा। इंटरनल फैक्टर्स जैसे नंबर, साइज, एज, ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स। लीव्स का नंबर कितना है, साइज बड़ा है छोटा है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी बढ़िया फोटोसिंथेसिस होगी। लीफ का ओरिएंटेशन कैसा है, बिकॉज इट हैज टू कैप्चर लाइट बेटा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा एक इंटरनल फैक्टर। दूसरा इंटरनल फैक्टर मीजोफिल सेल और क्लोरोप्लास्ट। एक मीजोफिल सेल के अंदर कितने क्लोरोप्लास्ट है। इंटरनल CO2 कॉन्सेंट्रेशन, अंदर की CO2 कॉन्सेंट्रेशन क्या है, क्योंकि CO2 चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए। क्लोरोफिल का कितना अमाउंट है, क्योंकि क्लोरोफिल क्या करेगा, मेरे लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ये जो अभी तक हमने पढ़े थे कुछ इंटरनल फैक्टर्स थे। अब अगर मैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करूं तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में आ जाएगा बाहर के फैक्टर्स, बोले तो सनलाइट की अवेलेबिलिटी, टेम्परेचर बाहर कैसा है वो मैटर करेगा। जो मैंने बाहर प्लांट को अपन लोग पानी देते हैं वो वाटर का फैक्टर, बाहर से जो CO2 प्लांट ने उठाना है आउटसाइड CO2 कॉन्सेंट्रेशन। तो इसीलिए हमने स्टार्ट करने से पहले फैक्टर एक तो ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर देखा, और हमने कुछ देखा कि मैं किस चीज को एक्सटर्नल फैक्टर बोलती हूँ प्लांट का, किस चीज को इंटरनल फैक्टर बोलती हूँ जो कि फोटोसिंथेसिस के रेट को करेंगे अफेक्ट। अब हमारे पास कुल मिला के 3-4 फैक्टर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, जैसे कि लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर और वाटर। जैसे ही हम ये चारों फैक्टर कर लेंगे हमारा सिलेबस, हमारा चैप्टर फोटोसिंथेसिस का बेसिकली खत्म हो जाएगा। मेरा पहला सबसे इलेबोरेट और सबसे इंपॉर्टेंट एक तरीके से जो फैक्टर है वो क्या है, लाइट। बच्चा पार्टी लाइट एक ऐसा फैक्टर है जो हार्डली कभी लिमिटिंग होता है। हार्डली लिमिटिंग होता है मतलब ये लिमिटिंग होता ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में सनलाइट लिमिटिंग नहीं होती बेटा। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, और सन की जितनी एनर्जी आ रही है प्लांट सिर्फ उसका थोड़ा सा % यूज करता है ऑलरेडी। तो लाइट एक ऐसा फैक्टर है जो यूजुअली लिमिटिंग नहीं होता। अब हम किसकी बात करेंगे, लाइट के अंदर भी फर्दर 4 फैक्टर्स की बात करेंगे कि लाइट में मैंने स्पेसिफिकली उसकी इंटेंसिटी की बात की, लाइट की क्वालिटी की बात की, लाइट के ड्यूरेशन की बात की, और लाइट कॉम्पनसेशन पॉइंट की बात की। तो आई होप आप लोगों को इतना क्लियर है। पहले मैं क्या कर रही हूं, लाइट इंटेंसिटी की बात कर रही हूं, तो ध्यान से सुनना बेटा। मैं लिख देती हूं यहां पे बिल्कुल शॉर्ट में। अगर मैं लो लाइट इंटेंसिटी की बात कर रही हूं, लो लाइट इंटेंसिटी की, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस increase with increase in light intensity। इसका मतलब मैंने क्या रिलेशनशिप देखा, देखो लाइट इंटेंसिटी का यहां पर ग्राफ भी है। जैसे जैसे बेटा मैंने लाइट इंटेंसिटी बढ़ाई, देखो जैसे जैसे मैंने लाइट इंटेंसिटी बढ़ाई मैंने क्या देखा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है। देख रहे हो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है कब, लोअर लाइट इंटेंसिटी पे। अब हायर लाइट इंटेंसिटी पे क्या हुआ इस पॉइंट के बाद, देखो अगर मैंने लिखा हाई लाइट इंटेंसिटी, बच्चा पार्टी हाई लाइट इंटेंसिटी पर नो इंक्रीज इन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, नो इंक्रीज इन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। व्हाई, बिकॉज some other factor will become limiting। some other factor will become limiting। मैंने क्या बोला, लो लाइट इंटेंसिटी पर, लो लाइट इंटेंसिटी पर बढ़िया से मेरा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है अगर मैं लाइट इंटेंसिटी बढ़ा रही हूं। वहीं जब मैं हाई लाइट इंटेंसिटी पर आई तो देखो मेरा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट इंटेंसिटी बढ़ा रही हूं, फिर भी मेरा रेट क्या है बेटा, कांस्टेंट है। ई मेरा सैचुरेटेड वैल्यू है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की। क्यों, क्योंकि अब लाइट की इंटेंसिटी इतनी बढ़ गई है कि वो लिमिटिंग फैक्टर रहा ही नहीं, कोई और लिमिटिंग फैक्टर हो गया। तो इसीलिए और लाइट इंटेंसिटी बढ़ाने से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। ठीक है, एक बार इस लाइन को भले ही रीड कर लो, इट इज अ मीनिंगफुल लाइन एंड अ गुड लाइन। ठीक है, इससे आपके पास सवाल आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है,
बच्चा पार्टी, इसके अलावा यू शुड नो दैट लाइट सैचुरेशन कब हो जाता है? 10% ऑफ टोटल सनलाइट। मतलब मेरा प्लांट है वो सनलाइट का कितना परसेंट लेता है फोटोसिंथेसिस के लिए? सिर्फ 10% लेता है, उससे ज्यादा लाइट की जरूरत ही नहीं है। और अगर उल्टा मैं ये बोलूं, मैं ये बोलूं, अगर टू मच लाइट आ गई बेटा, अगर मेरी टू मच लाइट आ गई तो मेरा क्लोरोफिल टूटना शुरू हो जाएगा बेटा। क्लोरोफिल जो पिगमेंट मॉलिक्यूल है उसका ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा और उल्टा मेरा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ज्यादा लाइट, बहुत ज्यादा लाइट प्लांट के लिए अच्छी नहीं है, बहुत ज्यादा लाइट प्लांट के लिए अच्छी नहीं है। ज्यादा लाइट से क्लोरोफिल ब्रेक डाउन हो जाएगा और प्रोसेस उल्टा और स्लो हो जाएगा। लाइट की सैचुरेशन 10% ऑफ टोटल सनलाइट पर ही हो जाती है। अब अगर मैं बात करूं लाइट की क्वालिटी की, बच्चा बेटी क्वालिटी का मतलब कौन सी लाइट आए। अब लाइट कौन सी होती है? आप बोलोगे मैम लाइट अलग अलग कलर्स की होती है, जैसे कि विबग्योर। बिल्कुल, और ये विबग्योर किस बेसिस पर है? वेवलेंथ के बेसिस पर। तो लाइट क्वालिटी में मैं बोलूंगी कि मेरे को ऑलरेडी एक रेंज पता है जिसको मैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन बोलती हूं। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया, जिसकी रेंज क्या होती है? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक। जिसकी रेंज क्या है? 400 से 700 नैनोमीटर तक। इसी वेवलेंथ की रेंज के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। इसके अलावा मुझे पता है कि ब्लू और रेड के अंदर जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो मैक्सिमम होता है। ब्लू और रेड के अंदर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है? मैक्सिमम, सबसे ज्यादा। और सबसे कम किस में होता है बेटा? ग्रीन लाइट में द रेट इज लीस्ट। रेट सबसे कम लिस्ट किस लाइट के अंदर होता है बेटा? ग्रीन लाइट के अंदर। किस लाइट के अंदर? ग्रीन लाइट के अंदर। समझ गए इतना? हमने लाइट को भी फर्दर पॉइंटर्स में बांट दिया कि आपने इंटेंसिटी की बात की तो ये लो, आपने सैचुरेशन की बात की तो ये लो, आपने क्वालिटी की बात की तो ये लो। अब आ गए हम लास्ट के 2 पॉइंट पे। एक क्या आ गया? लाइट ड्यूरेशन। बेटा लाइट ड्यूरेशन का क्या मतलब है कि एक तो मैं अपने प्लांट को लगातार लाइट दे रही हूं, कॉन्टिन्यूअसली लाइट दे रही हूं, और एक मैं अपने प्लांट को रुक रुक कर लाइट दे रही हूं। जैसे कि पहले एक लाइट का पीरियड लंबा सा, फिर एक छोटा सा डार्क का पीरियड, फिर लाइट का पीरियड, फिर डार्क, फिर लाइट। इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट लाइट देना। या फिर सपोज करो कि आप तो एक क्या कर रहे हो, कहते हैं ना कि जब अपन वॉक करते हैं या रन करते हैं तो आप क्या करो, या तो एक तो है कि आप धीरे धीरे भागते जा रहे हो लगातार, कि आप आधा घंटा लगातार रन कर रहे हो बट बहुत स्लोली, और एक आपने उसी आधे घंटे में 5 स्प्रिंट मारे, कि आप 1 मिनट रुके और 1.5 मिनट एकदम तेज भागे। तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट मतलब रुक रुक के, टुकड़ों में आना, पोर्शंस में आना। तो बेटा फोटोसिंथेसिस कॉन्टिन्यूअस लाइट में उतनी अच्छी नहीं होती जितनी किसमें होती है? इंटरमिटेंट लाइट में। तो लाइट ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं तो मैं बोलूंगी कि कौन सी लाइट बेटर है बेटा? इंटरमिटेंट लाइट बेटर है कौन सी लाइट से? कॉन्टिन्यूअस लाइट से, फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम समझ गए जी इस चीज को एकदम क्लियरली, समझ गए हम। इसके बाद अगर मैं आखिरी चीज की बात कर रही हूं जिसका नाम है लाइट कॉम्पनसेशन पॉइंट, इसकी डेफिनेशन समझो। लाइट इंटेंसिटी एट which photosynthetic uptake of CO2 is equal to respiratory release of CO2। समझाऊं इस चीज को? क्या बोला इस लाइन ने कि ये वो लाइट इंटेंसिटी है, लाइट कॉम्पनसेशन पॉइंट, जिस इंटेंसिटी पर उस प्लांट ने, वो प्लांट क्या करेगा बेटा? अगर वो खुद फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए CO2 उठाएगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि प्लांट हमारी तरह रेस्पिरेशन भी करता है, उसे भी अपना खाना तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है ताकि उसे एनर्जी मिल पाए। तो वो लाइट इंटेंसिटी जिस पर प्लांट ने फोटोसिंथेसिस के लिए जितनी CO2 ली,
अपनी रेस्पिरेशन के दौरान उतनी ही CO2 रिलीज भी कर दी एनवायरमेंट में। CO2 का लेना और CO2 को देना जिस लाइट इंटेंसिटी पर बराबर हो गया, उस पॉइंट को बोलते हैं लाइट कॉम्पनसेशन पॉइंट। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? लाइट कॉम्पनसेशन पॉइंट, जिसके साथ हमने पहला और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर खत्म कर लिया, लाइट। एवरीवन, लाइट का फैक्टर बेटा हमने पूरा कर लिया। वी डोंट नीड मोर पेज फॉर लाइट। नाउ वी हैव कम टू द सेकेंड एंड अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। टेम्परेचर और वाटर बहुत छोटे से फैक्टर है। लाइट वॉज अ मेजर फैक्टर, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मेजर फैक्टर एवरीवन। अब अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी दैट इट इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर एवरीवन। व्हाट इज इट? जो फैक्टर यूजुअली सबसे कम होता है वो यही है बेटा। मेजर लिमिटिंग फैक्टर मेरे एनवायरमेंट के अंदर एनवायरमेंटल CO2 कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? लगभग 0.3 से 0.03 से 0.04% है बेटा। एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन CO2 की कितनी होती है? 0.03 से 0.04%। अब अगर मेरे को CO2 की कमी है एज अ प्लांट, तो मैं इस कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देती हूं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही बोला। ठीक है जी, ट्राई करते हैं। if the concentration of CO2 is increased up to 0.05%, उससे क्या होगा? The rate of photosynthesis will improve या फिर increase। तो इस परसेंटेज को बढ़ाने से फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा बेटा। Beyond which it will become damaging। जिससे ज्यादा होने पर वो क्या हो जाएगा? प्लांट के लिए डैमेजिंग। तो मैंने क्या बोला, बहुत ध्यान से समझो इधर, कि मेरी एनवायरमेंट के अंदर 0.03 से 0.04% CO2 है। अगर मैंने CO2 के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया 0.05% तक, तो बढ़िया है, मेरा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ा। लेकिन इसको और बढ़ाने से ये मेरे प्लांट के लिए डैमेजिंग हो जाएगा। तो 0.05% से और बढ़ाना इज नॉट गुड फॉर इट। इट इज नॉट गुड फॉर इट। अगला पॉइंटर समझो, अगला पॉइंटर समझो। मैंने बोला इन लो लाइट इंटेंसिटी, अगर मैंने, अच्छा पॉइंट है ये भी, बच्चे मिस कर देते हैं, बहुत ध्यान से समझना। अगर मैंने बात की लो लाइट इंटेंसिटी है और एक मैंने बात की इन हाई लाइट इंटेंसिटी, एक बात की लो लाइट इंटेंसिटी की, एक बात की हाई लाइट इंटेंसिटी की। सोचो अगर लाइट इंटेंसिटी लो है और मैंने क्या बढ़ाई? CO2 की कॉन्सेंट्रेशन। increase in CO2 concentration will not increase the rate of photosynthesis, will not increase the rate of photosynthesis, it will not increase the rate of photosynthesis in C3 या फिर C4 प्लांट। अब आप बोलोगे मैम ये तो बड़ी गलत बात है। मैंने क्या बोला कि भाई आप बढ़ाओ CO2 का रेट तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, और अब मैंने बोल दिया कि CO2 का कॉन्सेंट्रेशन तुम बढ़ा भी लोगे तो ना तो C3 प्लांट ना C4 प्लांट किसी में फोटोसिंथेसिस का रेट नहीं बढ़ रहा। क्यों? क्योंकि लो लाइट इंटेंसिटी है बेटा। ये प्री रिक्वाइसाइट है कि लाइट बराबर है तो CO2 काम करेगी, ऐसे CO2 काम नहीं करेगी। तो जब हाई लाइट इंटेंसिटी है, समझो, जब क्या बोला, अब मैंने दूसरे पॉइंटर में क्या बोला, जब हाई लाइट इंटेंसिटी है तो ये कैसे काम करेगी? अगर मैंने इंक्रीज किया CO2 कॉन्सेंट्रेशन तो C3 और C4 का रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। समझने की चीज है, पेशेंस से, जल्दी जल्दी करने की चीज नहीं है।
मैंने पहली चीज बोली एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन ये है, 0.05 तक बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, उसके बाद बढ़ाओगे तो कम हो जाएगा। इसीलिए इसमें से इतने सवाल आते हैं बेटा, बहुत कंडीशनल है मेरे फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। लो लाइट इंटेंसिटी है, कितनी CO2 बढ़ा लो, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगा। लाइट इंटेंसिटी को हाई पर लेकर आओ, अब CO2 बढ़ाओ, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एकदम से बढ़ेगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एकदम से बढ़ेगा। आई होप बच्चा पार्टी आपको इतना समझ आया, आई होप आपको इतना समझ आया। इसके साथ ये चीज समझो, आपने ये पॉइंट सुना है, एक चीज को हम बोलते हैं CO2 का सैचुरेशन पॉइंट। CO2 का सैचुरेशन पॉइंट क्या होगा? वो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बेटा जहां पर एक प्लांट बढ़िया से एक तरीके से मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कर दे। सैचुरेट कब हो जाते हैं? जब वी आर डन, वी आर लाइक फुल। तो सैचुरेशन पॉइंट की CO2 की वो कॉन्सेंट्रेशन की वो प्लांट बढ़िया से फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो अगर मैं CO2 सैचुरेशन पॉइंट की बात करूं, एक C3 प्लांट है और एक C4 प्लांट है, एक C3 प्लांट है, एक C4 प्लांट है। तो बच्चा पार्टी C3 प्लांट के अंदर लाइट ये CO2 का सैचुरेशन रहता है 450 माइक्रोलीटर पर लीटर और C4 में रहता है 360 माइक्रोलीटर पर लीटर। अब इसको इंटरप्रेट कर सकते हो कि आपकी ये कैसे आया, कि ये कैसे आया? C3 का आया 450, C4 का आया 360। इसका मतलब अगर आप इससे समझने की कोशिश करो तो कौन थोड़े से CO2 से ही बहुत बढ़िया काम कर रहा है? C4। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी किसकी अच्छी है? C4 की। समझने की बात है, रटने की बात नहीं है कि एक की वैल्यू 450, एक की 360। C4 का सैचुरेशन जल्दी आ रहा है, थोड़े से CO2 कम CO2 में C4 प्लांट बढ़िया फोटोसिंथेसिस कर रहा है, और उतनी ही फोटोसिंथेसिस करने के लिए C3 प्लांट को CO2 की क्या कॉन्सेंट्रेशन चाहिए? 450 माइक्रोलीटर पर लीटर। आई होप दिस मेक सेंस टू यू एवरीवन। आपको समझना पड़ेगा कि जो मेरा प्लांट है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर। एक प्लांट के लिए मेजर लिमिटिंग फैक्टर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। इसीलिए बच्चा पार्टी हम बहुत सारे प्लांट्स को पता है कहां पर ग्रो करते हैं? ग्रीन हाउस के अंदर ग्रो करते हैं, ग्रीन हाउस के अंदर ग्रो करते हैं और उनको बढ़िया सी CO2 कॉन्सेंट्रेशन देते हैं। और ये हम करते हैं टमेटोज के लिए और साथ में बेल पेपर के लिए। टमेटो और बेल पेपर आप देखोगे बेटा, आप सब्जी वगैरह लेने जाओगे तो छोटे छोटे चेरी टमेटोज आते हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। एंड ये जो कैप्सिकम बेल पेपर होती है येलो कलर की एंड रेड कलर की, दे आर ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। वाई? बिकॉज दे आर वन ऑफ दो C3 प्लांट्स जिसको हमने ग्रीन हाउस में ग्रो किया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करते हैं एट टाइम्स, और उनको ज्यादा CO2 दी मैंने ताकि ये अच्छे से ग्रो कर पाए। दिस इज द रीजन दे आर कॉस्टली। और अगर आप ये ग्राफ देखोगे तो मेरा क्या बन रहा है? CO2 कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ। अब ये देखो, C4 स्पीशीज हाईलाइट इंटेंसिटी है, तो बेटर फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है? C4 प्लांट कर रहा है विद कंपैरिजन टू C3 प्लांट। देखो हाईलाइट इंटेंसिटी बोला, लो लाइट में तो दोनों ही अच्छा नहीं करते। हाईलाइट इंटेंसिटी में C3 इतना फोटोसिंथेसिस कर रही है और C4 इतना। C4 प्लांट्स आर क्लियरली बेटर एवरीवन। C4 प्लांट्स आर क्लियरली बेटर क्योंकि उनमें फोटो रेस्पिरेशन वाला लॉसेस भी नहीं हो रहा है। अब आ गए बेटा हम सेकेंड लास्ट हमारे फैक्टर पर, विच इज टेम्परेचर, विच इज व्हाट एवरीवन? सेकेंड लास्ट हमारा जो आता है वो है टेम्परेचर। बच्चा पार्टी अब हमने देखा कि जब मैंने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखा, या मैंने आपको फर्स्ट डे फोटोसिंथेसिस की स्टोरी सुनाई, तो मैंने उसमें आपके साथ दो तरह की रिएक्शन की बात की। किसकी बात की मैंने? दो तरह की रिएक्शन। एक रिएक्शन को मैंने क्या बोला? एक रिएक्शन को मैंने बोला लाइट रिएक्शन, और दूसरी कैल्विन साइकिल को मैंने क्या बोला? डार्क रिएक्शन। एक लाइट रिएक्शन बोला, एक डार्क रिएक्शन। अब आप ये सोचो कि लाइट रिएक्शन में ज्यादा एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड है या डार्क रिएक्शन में? बेटा इट इज डार्क रिएक्शन विच इज मोर एंजाइम कंट्रोल्ड। एवरीवन, इट इज द डार्क रिएक्शन जो कि ज्यादा एंजाइम कंट्रोल्ड है, बहुत सारे एंजाइम। और एंजाइम्स को रेगुलेट कौन करता है? मेरा टेम्परेचर।
इन टर्न क्या बोला मैंने, एंजाइम्स आर टेम्परेचर सेंसिटिव। इसीलिए अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि लाइट और डार्क रिएक्शन से टेम्परेचर कौन सी रिएक्शन को ज्यादा अफेक्ट करेगा, तो बेटा वो डार्क रिएक्शन को ज्यादा अफेक्ट करेगा। किसी भी रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसपे वो रिएक्शन परफेक्टली हो रही है। उस ऑप्टिमम टेम्परेचर के पहले और बाद में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हमेशा कम होगा। इसी को दिखाने के लिए आपके पास ये वाला ग्राफ है। अब आप बोलोगे कि मैम यही ग्राफ क्यों है, तो आप समझो कि मैं इस ग्राफ को रीड कैसे करती हूं। मैंने ये बोला टेम्परेचर, और ये मैंने बोला कि भाई मेरा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। तो जब मैंने बेटा इसका ग्राफ बनाया, तो उस ग्राफ को मैंने यूं करके बना दिया। क्यों बनाया ऐसा ग्राफ मैंने, क्योंकि मैंने बोला कि इस ग्राफ, ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि सिर्फ एक परफेक्ट टेम्परेचर है जहां पर मेरा रिएक्शन मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कॉज कर रहा है। अब आप उस टेम्परेचर से पहले आओगे, उस टेम्परेचर को कम करोगे तो भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो रहा है, देखो कम हो रहा है। और उस टेम्परेचर के ज्यादा करोगे टेम्परेचर, तो भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होगा। इसीलिए टेम्परेचर का यूजुअली ग्राफ फॉर वेरियस प्रोसेसेस लुक्स लाइक दिस, where this is the optimum temperature for an enzyme। हर एंजाइम का अलग अलग ऑप्टिमम टेम्परेचर रहेगा बेटा, समझ गए। इसके साथ हमने किस चीज को खत्म कर लिया, टेम्परेचर वाला फैक्टर खत्म कर लिया। एक और चीज समझो, अब मैंने आपको दो प्लांट्स बताए, एक मैंने आपको बताया भाई C3 प्लांट है, एक C4 प्लांट है। मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो C4 प्लांट है ये कैसी जगह पे रहता है, ये रहता है ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज में। ये कहां रहता है, अलग से ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज। बेटा ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज मतलब एक स्पेसिफिक हैबिटेट। इस हैबिटेट में जो टेम्परेचर होगा वो किससे ज्यादा होगा, C3 प्लांट जहां रह रहा है वहां से। इसका मतलब अगर मैं टेम्परेचर ऑप्टिमम, एक फोटोसिंथेसिस के लिए एक बेहतर, एक बेस्ट टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करूं, तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो किसके लिए ज्यादा होगा, ऑब्वियसली C4 प्लांट के लिए। क्यों, बिकॉज इट इज अडेप्टेड टू लिविंग इन ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज। तो अगर मैं बोलूं ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या प्रोसेस करने के लिए बेटा, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ऑप्टिमम प्रोसेस फॉर डूइंग फोटोसिंथेसिस, एक C3 प्लांट है, एक C4 प्लांट है। ऑप्टिमम टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा, C4, बिकॉज इट इज अडेप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज। ठीक है, इतना हम समझ गए भाई। ठीक है, अपन ने लाइट वाला फैक्टर बहुत डिटेल में, बहुत बढ़िया से देखा। उसके बाद हमने कौन सा फैक्टर देखा, लाइट के बाद हमने देखा, लाइट के बाद क्या, CO2 कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, और अब हम आ गए हैं बिल्कुल लास्ट स्लाइड पे, विच टॉक्स अबाउट वाटर। विच टॉक्स अबाउट वाटर, बच्चा पार्टी वाटर बोले तो पानी, पानी, राइट एवरीवन। हम किस चीज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, पानी की बात कर रहे हैं। बच्चा पार्टी एक प्लांट लेस देन 1% ऑफ द टोटल वाटर एब्जॉर्ब्ड यूज करता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। क्या बोला मैंने, अ प्लांट यूजेस लेस देन 1% ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसका क्या मतलब है, एक प्लांट ने जितना भी पानी सॉइल से एब्जॉर्ब किया, उस पानी का वो मात्र 1% यूज करेगा फोटोसिंथेसिस करने में। इसीलिए वाटर मोस्ट ऑफ द टाइम कम नहीं होता इफ यू आर वाटरिंग द प्लांट ऑन अ रेगुलर बेसिस, देखकर कि सॉइल का मॉइस्चर वगैरह क्या है। बट बेटा वाटर का एक तरीके से इनडायरेक्ट रोल होता है, वाटर का एक तरीके से क्या होता है, इनडायरेक्ट रोल। अब वो इनडायरेक्ट रोल कैसे होता है समझो। बच्चा पार्टी सपोज करो कि एक प्लांट में वाटर स्कैरसिटी है। अगर आपको पता है कि पानी की स्कैरसिटी है, तो ये जो मेरे गार्ड सेल्स होते थे बेटा, ये जो यूजुअली ऐसे ओपन रहते, गार्ड सेल्स फ्लैसिड रहते, अगर मेरे गार्ड सेल्स पानी से भरे हुए हैं, वो स्वोलन है, तो मेरा पोर ओपन है। देखो अगर मैंने इसको क्या दिखाया कि ये मेरा ओपन स्टोमेटा है। लेकिन अगर पानी की कमी है तो बेटा ये मेरे गार्ड सेल कैसे, मेरे गार्ड सेल ऐसे पिचक जाते हैं। मेरे गार्ड सेल ऐसे पिचक गए मतलब क्या हो जाएगा, स्टोमेटा क्लोज। अगर पानी की कमी है
गार्ड सेल पिचक गए, पिचकने को बोलते हैं बेटा फ्लेसिडोना, जिस वजह से स्टोमेटा बंद हो गया। अब बच्चा पार्टी अगर मेरा स्टोमेटा बंद हो गया तो आप बताओ CO2 का अपटेक अफेक्ट होगा, CO2 का अपटेक अफेक्ट होगा, प्लांट CO2 नहीं ले पा रहा। इसके अलावा वाटर की स्कैरसिटी से क्या होगा, मेरा प्लांट विल्ट कर जाएगा, मुरझा जाएगा। इसके अलावा क्या होगा, अब बेटा मेरी जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, मेटाबॉलिक रिएक्शन समझते हो, जो भी मेरे प्लांट की बॉडी के अंदर जो साइटोप्लाज्म में रिएक्शन हो रही है वो भी अफेक्टेड होंगी। ऐसा क्यों, क्योंकि कोई भी रिएक्शन कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में, क्योंकि रिएक्शंस को होने के लिए वाटर बेस चाहिए। तो अगर पानी की कमी है तो डायरेक्ट इफेक्ट नहीं बताया मैंने फोटोसिंथेसिस पे, मैंने बोला वाटर स्कैरसिटी है तो क्या होगा, स्टोमेटा बंद हो जाएगा, स्टोमेटा बंद हो जाएगा तो प्लांट CO2 नहीं ले पाएगा, प्लांट मुरझा जाएगा, विल्ट कर जाएगा, मर सकता है ग्रेजुअली अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस, और उसकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस अफेक्टेड होंगी। क्या अफेक्टेड होंगी, मेटाबॉलिक रिएक्शन बेटा, जिसके साथ हमने फोटोसिंथेसिस के चैप्टर को खत्म कर दिया। आई एम रिपीटिंग अगेन 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 कि ये जो हमने 4 फैक्टर्स किए हैं ये आपके स्कूल के सब्जेक्टिव टेस्ट, बोर्ड्स के लिए या फिर नीट के लिए बहुत 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 जरूरी हैं। तो इन फैक्टर्स को अच्छे से पढ़ना। आई हैव ट्राइड टू गिव यू एवरीथिंग विच आई कुड विद रिस्पेक्ट टू दिस चैप्टर। प्लीज ऑल्सो राइट द नोट्स वाइल यू आर रीडिंग इट, डोंट जस्ट सी इट। आपकी मेमोरी में इतनी चीजें नहीं रहेंगी, प्रैक्टिस करने से ही चीजें आती हैं। With this, I thank all of you for attending this session. So this is a little dhanyavad from my side to you everyone. Please like the session. Do mention in the comment box once you finish the chapter that how much % of it could you grasp, or how much confident do you feel with respect to this chapter. एंड आई एम गोइंग टू मीट यू वेरी सून। और इसके बाद हम लोग करने वाले हैं हमारा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर एवरीवन, विच इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आई ट्राई टू डू सेल इन 2 पार्ट्स, की 2 मेजर चंक्स करें और सेल को एकदम फिनिश कर दें। ठीक है, 2 मेजर चंक्स करें और हम सेल को फिनिश कर दें। सो डोंट मिस द क्लास एंड सी मी द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू बच्चा पार्टी, आई एंड द सेशन हियर। टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स। थैंक्स अ लॉट।